हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मधु ठाकुर एंड वेलकम टू माय स्टडी डायरीज। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैटल ऑफ प्लासी। अब बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 में और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। और वैसे भी हिस्ट्री जो है वो टोटली चेंज हो गई इस बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। ठीक है, यानी कि जैसे इंडिया जो था वो एक स्ट्रेट रास्ते पे चला हुआ था। ठीक है, अब उसका रास्ता जो है बिल्कुल चेंज हो गया, यानी कि बेसिकली इंडियंस जो थे वो किसके चंगुल में फंस गए इस बैटल के बाद? ब्रिटिशर्स के चंगुल में फंसते चले गए। ठीक है, तो वही हम देखेंगे। अब देखो, बैटल ऑफ प्लासी का जो बैकग्राउंड था वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी चेक नहीं की है तो प्लीज़ उस वीडियो को आप ज़रूर चेक कीजिए, तभी आपको आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो पाएगा। अब आज हम देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो इवॉल्व कैसे हुई। ठीक है, तो उसको जानने से पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि बंगाल में इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी मिल जाती है, यानी कि इंडिपेंडेंट वो एक स्टेट बन जाती है। ठीक है, और वहाँ पे पावर्स जो हैं वो किसके पास आ जाती हैं? वहाँ के नवाब्स के पास। तो देखो, बंगाल के जो गवर्नर, सूबेदार, यानी कि ठीक है, सूबेदार बोल लो या तो आप गवर्नर बोल लो, तो बंगाल के जो सूबेदार बनाए जाते हैं मुर्शिद कुली खान। अब ये जो मुर्शिद कुली खान थे, ये इनको नवाब बनाते हैं मुगल एम्परर, जिनका नाम था फारुखशियार। ठीक है, तो फारुखशियार इनको बनाते हैं, अपॉइंट कर देते हैं सूबेदार ऑफ बंगाल। और इनका पीरियड चलता है 1717 से लेके 1727 तक। ठीक है, अब ये मेन काम जो करते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल को बंगाल की। कहाँ से? ढाका से मुर्शिदाबाद। ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद, बंगाल की। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे इनके बाद जो बनते हैं वो बनते हैं सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन का टाइम पीरियड चलता है 1727 से 39 तक, और ये सन इन लॉ थे मुर्शिद कुली खान के। मुर्शिद कुली खान के सन इन लॉ, यानी कि उनकी डॉटर के जो हस्बैंड थे। ठीक है, तो ये ज़्यादा कुछ नहीं करते, इनके बारे में आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। उसके बाद सुजाउद्दीन के जो सन थे सरफराज, ठीक है, सुजाउद्दीन के सन थे सरफराज, वो बन जाते हैं गवर्नर। ठीक है, अब देखो, ये जो सरफराज थे इनका पीरियड सिर्फ काफ़ी लंबा नहीं चल पाता, ये 39 से 40 तक ही इनका पीरियड था। और इसके पीछे रीज़न ये था कि इनका मर्डर कर दिया जाता है अलीवर्दी खान के थ्रू। ठीक है, अब अलीवर्दी खान जो है वो इनका मर्डर कर देते हैं। अब ये अलीवर्दी खान जो है ये कौन है? तो ये डिप्यूटी गवर्नर थे बिहार के। ठीक है, अब अलीवर्दी खान जो कि डिप्यूटी गवर्नर थे बिहार के, वो मर्डर कर देते हैं सरफराज खान का। और ये मर्डर कहाँ पे होता है? बैटल ऑफ घिरिया में। अब यानी कि इन दोनों के बीच में सरफराज खान और अलीवर्दी खान। सरफराज खान थे गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि नवाब थे, और डिप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार थे अलीवर्दी खान। तो इनके बीच में बैटल होती है, बैटल ऑफ घिरिया, जिसमें क्या किया जाता है? इनका मर्डर कर दिया जाता है। और ये देखो, हमने लास्ट गवर्नर देखे सरफराज खान। ठीक है, तो सरफराज खान जो है उनका पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं था, सिर्फ 1739 से लेके 40 तक ही वो गवर्नर थे, और 1740 में उनकी डेथ हो जाती है सरफराज खान की। और डेथ किस रीज़न की वजह से होती है? बैटल ऑफ घिरिया। अब बैटल ऑफ घिरिया जो 1740 में होती है अलीवर्दी खान और सरफराज खान के बीच में। ठीक है, तो उसमें सरफराज खान जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, और तब बनाया जाता है अलीवर्दी खान को सूबेदार ऑफ बंगाल। अब देखो, ये अलीवर्दी खान जो थे ये सूबेदार कैसे बनते हैं बंगाल के? तो सर्टिफाइड हिज ओन पोजीशन एज द न्यू सूबेदार बाय पेइंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू द मुगल एम्परर मोहम्मद शाह। अब अलीवर्दी खान जो थे ये बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है मनी वो पे करते हैं। किसको पे करते हैं? मुगल एम्परर को, जो कि उस टाइम पे थे मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह क्या करते हैं? उनसे पैसे लेते हैं और फरमान इशू कर देते हैं और बोलते हैं कि जो अब से सूबेदार होंगे बंगाल के वो होंगे अलीवर्दी खान। ठीक है, तो अब अलीवर्दी खान जो है वो बन जाते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल। अब देखो, अलीवर्दी खान ने ना काम भी बहुत ज़्यादा करवाए बंगाल में, यानी कि इनके पीरियड में बंगाल बहुत ज़्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर गया, बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस हो गया। ठीक है, और इसके पीछे के रीजंस बहुत सारे थे, जैसे कि
इंडिया में उस टाइम पे सिचुएशंस कुछ ठीक नहीं चल रही थी, सिर्फ बंगाल को छोड़ के। यानी कि जाट रिवोल्ट्स उस टाइम पे हो रहे थे, मराठास के इन्वेजन जो थे वो भी हो रहे थे इंडिया में, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, यानी कि एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रही थी इंडिया में। तो इस वजह से बंगाल जो था वो एक थोड़ा सा सेफ साइड पे था। तो बंगाल बहुत प्रॉस्परस किया, वहाँ पे पॉपुलेशन जो थी सिटीज़ में इंक्रीज़ होने लगी बंगाल में, ठीक है। तो यानी कि बहुत ज़्यादा सिटीज़ भी ग्रो करने लगी अलीवर्दी खान के टाइम पीरियड में, ठीक है। तो अब अलीवर्दी खान जो थे ये क्या क्या करते हैं, देखो फरमान्स इशू किए गए थे, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब ईस्ट इंडिया कंपनी उन फरमान्स का मिसयूज़ कर रही थी। अब इन ईस्ट इंडिया कंपनी उनका मिसयूज़ कर रही थी, तो वो अलीवर्दी खान को वो चीज़ क्या अच्छी नहीं लग रही थी, वो अनहैप्पी थे इस चीज़ से, ठीक है। तो अब देखो पावर तो उनके हाथ में आ चुकी थी क्योंकि वो गवर्नर थे, तो अब वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब इनके हाथ में पावर आ गई तो ये इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो जो भी कंसेशंस दिए गए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो अब से नहीं दिए जाएंगे। यानी कि आप जो है आपसे टैक्स भी लिए जाएंगे, आप 45 भी नहीं कर सकते अपने एरियाज़ को। तो देखो ये प्रिवेंट करते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 45 करने से उनकी फैक्ट्रीज़ कहाँ पे, कलकत्ता में, ठीक है। तो कलकत्ता में ये 45 करने से रोक देते हैं, किला बनाने से रोक देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं अलीवर्दी खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में फिर से इंक्रीज़ होते चले गए, ठीक है। फिर देखो ये अलीवर्दी खान जो थे ये बहुत दूर की सोच रहे थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी को निकालने के चक्कर में थे ब्रिटिशर्स को, लेकिन उस बीच हो जाती है इनकी डेथ, ठीक है। अब जब देखो इनकी डेथ हो जाती है तो सिराज उद दौला जो इनके ग्रैंडसन थे वो बन जाते हैं नेक्स्ट गवर्नर, ठीक है। तो अलीवर्दी खान की हो जाती है डेथ, और अलीवर्दी खान की डेथ के बाद जो सिराज उद दौला थे जो उनके ग्रैंडसन थे उनकी डॉटर के क्या थे, ये सन थे, जो बन जाते हैं न्यू गवर्नर ऑफ बंगाल, जिनका पीरियड था 1756 में। अभी देखो ये जो सिराज उद दौला थे ये भी कोई वीक रूलर नहीं थी, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके। तो देखो ईस्ट इंडिया कंपनी तो चाहती थी एक पपेट रूलर, ऐसा रूलर जो आप उनके इशारों पे नाचे और उनके इशारों पे सारे डिसीजंस ले, ठीक है। लेकिन सिराजुद्दौला उनकी कोई बात नहीं सुनते और वो उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, किस पे, कंपनी पे, और उनकी फोर्टिफिकेशंस को रोक देते हैं, ठीक है। उनके जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ड्यूटीज़ थी उनको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इनकी बात नहीं मानती, वो फरमान्स का मिसयूज़ करती रहती है। फिर सिराजुद्दौला क्या करते हैं, मार्च कर जाते हैं। नवाब मार्च विथ 30,000 सोल्जर्स to English factory Kasim Bazar and captured the company's officials, locked the warehouse and disarmed them. अब देखो ये जो नवाब थे ये 30,000 अपने सोल्जर्स के साथ मार्च करते हैं, कहाँ को, इंग्लिश फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में, उस फैक्ट्री को पे अपना कब्ज़ा करने के लिए वो चले जाते हैं। और उस फैक्ट्री में जितने भी कंपनी के ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको लॉक्ड कर देते हैं वेयर हाउस में, और उनके जो हथियार थे उनको भी छीन लेते हैं, और जितनी भी उनकी जो शिप्स थी, ठीक है, उनको भी ब्लॉक कर लिया जाता है, किसके द्वारा, नवाब के द्वारा, सिराजुद्दौला और उनकी आर्मी के थ्रू। अब इसके बाद ये फिर से चले जाते हैं कहाँ पे, कलकत्ता, और कलकत्ता में जो उनकी कंपनी का फोर्ट था, ठीक है, उस फोर्ट को भी क्या कर लेते हैं, उस पर भी अपना कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसको भी अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं सिराज उद दौला। देखो सिराज उद दौला जो हैं वो इतनी सारी चीज़ें जब कर देते हैं तो इसके बाद सिराज उद दौला को रिटेलिएट में देखो कुछ तो मिलना था ना ब्रिटिशर्स के थ्रू। ऐसा तो है नहीं कि ब्रिटिशर्स के हर एक एरिया पे जो है गवर्नर कब्जा करके बैठ जाए और वो रिटेलिएट ना करें। तो देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो रिटेलिएट भी करते हैं। अब हम देखेंगे कि वो रिटेलिएट जो है वो कैसे करते हैं।
तो देखो मैंने आपको बताया कि सिराजुद्दौला जो थे वो बनते हैं सूबेदार ऑफ बंगाल। ठीक है, तो सिराजुद्दौला जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूलर थे, वो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी पे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करती है। ठीक है, तो नवाब क्या करते हैं कि अपनी 30,000 की सोल्जर की आर्मी को लेके पहुंच जाते हैं फैक्ट्री कासिम बाज़ार की। अब ये जो कासिम बाज़ार की फैक्ट्री थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी की थी और वहाँ पे जाके अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनको अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं और उनको बेयर हाउस में अरेस्ट करके रखा जाता है, जहाँ पे कुछ ऑफिशियल्स की जो है वो डेथ भी हो जाती है। उसके बाद वो उनकी शिप्स को अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं और फिर बाद में वो कलकत्ता पहुंच जाते हैं। और कलकत्ता में था फोर्ट जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उस फोर्ट पे भी अपना कब्ज़ा कर लेते हैं। अब देखो इतना सब कुछ कर लिया जाता है बाय सिराजुद्दौला। ठीक है, अब सिराजुद्दौला को रिटेलिएट भी तो करना था। ठीक है, अब ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो रिटेलिएट ना करें नवाब को। ठीक है, तो वो हैं। अब देखो ब्रिटिशर्स जो थे वो फर्स्ट टाइम ऐसा होता है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेलना स्टार्ट करते हैं, यानी कि पहले तो वो बैक फुट पे ही सब कुछ करते थे। ठीक है, फ्रंट फुट पे वो कभी नहीं आए। लेकिन ये सब होने के बाद वो सिराजुद्दौला को क्या करते हैं कि सिराजुद्दौला के अगेंस्ट आके खड़े हो जाते हैं और फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं, यानी कि वो बैटल स्टार्ट कर देते हैं सिराजुद्दौला के साथ। अब देखो ट्रूफ पहुंच जाता है रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कमांडर थे उस ट्रूफ के। रॉबर्ट क्लाइव अपने ट्रूफ के साथ कहाँ पहुंच जाते हैं? प्लासी में। ठीक है, और प्लासी में सिराजुद्दौला की आर्मी के अगेंस्ट वो चले जाते हैं और वहाँ पे होती है बैटल ऑफ प्लासी। अब देखो बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे 1757 में स्टार्ट हो गई और ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में, ये टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है यहाँ से हिस्ट्री चेंज हो जाती है टोटली। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स जो हैं वो मतलब फर्स्ट टाइम फेस टू फेस जो है रिटेलिएट करते हैं किसी नवाब को। ठीक है, अब इस बैटल ऑफ प्लासी में होता क्या है, सिराजुद्दौला जो थे वो क्या करते हैं, वो हार जाते हैं इस बैटल को। ठीक है, अब सिराजुद्दौला इस बैटल को हारते क्या है, इसके पीछे के रीजंस भी हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने सुना होगा कि अपने ही अपनों को क्या करते हैं, धोखा दे देते हैं, तो वैसा ही हुआ इस बैटल में। और इस बैटल में धोखा दिया जाता है किसके थ्रू, मीर जाफ़र के थ्रू। किसको? सिराजुद्दौला को। अब आप सोचोगे कि ये न्यू मेंबर कौन है, मीर जाफ़र। अब ये जो मीर जाफ़र थे ये कमांडर थे नवाब की आर्मी के। ठीक है, सिराजुद्दौला की आर्मी थी एक यानी कि एक ग्रुप था, एक ट्रूप था, उसके ये कमांडर थे मीर जाफ़र। ठीक है, तो मीर जाफ़र सिराजुद्दौला को बोलते हैं कि हाँ मैं अपनी आर्मी को लेके पहुंच जाऊंगा बैटल फील्ड में। ठीक है, लेकिन जब बैटल होती है तो सिराजुद्दौला के जब बैटल स्टार्ट हो रखी होती है प्लासी में, तो मीर जाफ़र जो हैं वो धोखा दे देते हैं और अपनी आर्मी को लेके ही नहीं जाते वहाँ बैटल के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला जो है ये बैटल हार जाते हैं और ब्रिटिशर्स जो हैं वो ये बैटल जीत जाते हैं। तो ये फर्स्ट ऐसी बैटल थी हिस्ट्री में जहाँ पे ब्रिटिशर्स फेस टू फेस आए और वहाँ पे जीत गए। और इसमें धोखा दिया गया मीर जाफ़र के थ्रू। अब देखो मीर जाफ़र ने धोखा क्यों दिया सिराजुद्दौला को, इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं। तो देखो जो रॉबर्ट क्लाइव थे इन्होंने मीर जाफ़र को बोला कि अगर हम सिराजुद्दौला को हरा देते हैं तो इनको बंगाल से इनको निकाल दिया जाएगा और फिर मीर जाफ़र जो हैं उनको हम बना देंगे क्या, नवाब ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि आपको नवाब ऑफ बंगाल बना देंगे, बस आपको एक काम करना है कि आपको किसी भी तरीके से इनकी आर्मी को सपोर्ट नहीं करना है। अब मीर जाफ़र जो थे वो बहुत ज़्यादा लालची इंसान थे। अब देखो अगर ये बहुत ज़्यादा लालची इंसान थे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सपोर्ट करेंगे ब्रिटिशर्स को और ये धोखा दे देते हैं सिराजुद्दौला को। और बाद में जब ये हार जाते हैं बैटल सिराजुद्दौला तो मीर जाफ़र को बना दिया जाता है न्यू नवाब ऑफ बंगाल। अब देखो ब्रिटिशर्स का मेन जो पर्पस था वो यहाँ से पूरा होना स्टार्ट हो गया। मतलब देखो ब्रिटिशर्स कैसा नवाब चाहते थे बंगाल में,
ब्रिटिशर्स चाहते थे कि उनको एक पपेट मिल जाए, ठीक है, जो उनके इशारों पे नाचे, उनके इशारों पे, यानी कि वो सारे काम करे, बस दुनिया के लिए वो क्या होना चाहिए, नवाब होना चाहिए बंगाल का, पर वो काम सारे हमारे अकॉर्डिंग करे। अब मीर जाफ़र उनको मिल गया एक ऐसा पपेट जिसको वो अपने इशारों पे नचा सकते थे, यानी कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मन करता वही मीर जाफ़र जो था वो करेगा। तो देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हिस्ट्री का चेंज होना, और यहाँ से फिर जो पॉलिटिकल रूल था एक टाइप से ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो धीरे धीरे इंक्रीज होता चला गया इंडिया में। और देखो बैटल ऑफ प्लासी जो है वो कंप्लीट कर दी है मैंने, आपको डिटेल स्टोरी इसकी बता दी है, ठीक है। अब देखो आप किसी भी टॉपिक को जब भी आप लर्न करोगे हिस्ट्री के, ठीक है, तो पहले आपको पूरी स्टोरी उसकी पता होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट टाइम जब भी आप लर्न करोगे तो आपको नेम्स और डेट्स से इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होना चाहिए, आपको सबसे पहले पूरी स्टोरी अपने माइंड में फिट करनी है। सेकेंड टाइम जब आप लर्न करोगे देन आपको धीरे धीरे फिर नेम्स लर्न हो जाएंगे, जितने भी नाम थे हिस्ट्री में, ठीक है। फिर थर्ड टाइम जब आप लर्न करोगे तो आपको डेट्स भी ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी, लेकिन पहले आपका फोकस होना चाहिए स्टोरी के ऊपर। आपको स्टोरी जो है वो पूरी एज इट इज़ लर्न होनी चाहिए, पूरी माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए कि कब क्या हुआ था, ठीक है। तो आई होप कि आपको फिर बैटल ऑफ प्लासी जो आज का मेरा टॉपिक था वो आपको अच्छा लगे। मिलेंगे फिर जल्दी न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर।